आज हम लोग किसी प्लान के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग बेसिक चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। जब हम कभी किसी से डिस्कस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो कैसे बात करनी है? क्या-क्या वर्ड्स हम यूज़ करते हैं और उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है? बेसिकली अगर बात करूँ तो हम लोग उसे कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसी से बात कर रहे हैं तो एज़ अ कीवर्ड्स बात करेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं? इसका मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो दैट्स द वे, उसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को उस वर्ड का मीनिंग पता होगा, आप अपने कस्टमर को समझा पाएँगे, बता पाएँगे। तो उसके लिए एक छोटी-सी पीपीटी बनाई है हम लोगों ने, वो पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाएगा आप लोगों को, किस तरीके से अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। एक्चुअली क्या होता है हमारे साथ में, मेरे पास बहुत बार कॉल्स आती हैं एजेंट्स की, जो नए एजेंट्स बनते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, जो ये डिस्कस करते हैं, मैम अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस बताने जा रहे हैं, तो किस तरीके से बताएँ? कस्टमर को कैसे बताएँ? ताकि हमारा कस्टमर जो है वो सैटिस्फाइड हो जाए। हमें क्या-क्या फीचर्स बताने चाहिए कस्टमर को। तो ये सारे फीचर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर्ली कैसे बताना है, किस वे में बताना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट दे दीजिए बस, लगभग काफ़ी एजेंट्स हमारे साथ ऐड ऑन हो गए हैं। एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप लोगों से, अगर आप लोगों में से जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना, तो प्लीज़ वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। अच्छा लगेगा कि हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, बिकॉज़ लगभग सभी की यहाँ वीडियो ऑफ है, तो मैं जज नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुन भी रहे हैं या नहीं। आई डोंट नो कितने लोग सुन रहे हैं, मैं कभी किसी से क्वेश्चन करूँगी तो रिप्लाई नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लीज़ बताइएगा मुझे आप लोगों को पीपीटी विज़िबल है? तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए आप लोगों को पीपीटी विज़िबल है? देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। चलिए, तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स? क्या होता है कीवर्ड्स? अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो कीवर्ड्स का मीनिंग वो होता है, जो वर्ड्स हम किसी को हेल्थ इंश्योरेंस सेल करने से पहले डिस्कस करते हैं, जिनका मीनिंग हम बताते हैं, कंपनी क्या कवर करती है, क्या नहीं कवर करती है, किस तरीके से कवर करती है, इसका मीनिंग क्या है? बहुत से लोग ऐसे भी निकल कर आते हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कई बार कि इंडिविजुअल क्या मीनिंग है। तो वो चीज़ बताना आपको भी आना चाहिए और मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, तो आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा अपने कस्टमर्स को वो चीज़ हैंडल करना, बताना कि किस तरीके से कस्टमर्स हैंडल करने हैं, किस तरीके से उनको उस चीज़ का मीनिंग बताना है। तो आज हम मीनिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक कीवर्ड्स। बेसिक कीवर्ड्स के बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंपनी क्या-क्या चीज़ें कवर करती है। सबसे पहले हम लोग 3 रूल्स, यूनिवर्सल रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन से रूल्स होते हैं हमारे? आप लोगों में कुछ एजेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो थोड़े पुराने भी हैं, थोड़ा टाइम से काम कर रहे हैं, 2, 4, 6 महीने से लगभग जुड़े हुए हैं। तो उन्हें पता होगा कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस सेल करने से पहले कुछ उसके रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सभी के साथ होते हैं। आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी के साथ चलते हैं। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस का मीनिंग मैं बता देती हूँ, स्वास्थ्य बीमा। जो लोग न्यू हैं, जिनके लिए बता देती हूँ, नॉलेज के लिए रहेगा। हिंदी में स्वास्थ्य बीमा बोलते हैं। कंपनी हमारे स्वास्थ्य का बीमा करती है। बीमा का मीनिंग क्या होता है? अगर कि आप एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट में अपनी लाइफ, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को सिक्योर कर लेते हैं। मीन्स आपने एक कंपनी को 10,000, 15,000, 20,000 का कोई प्रीमियम पे किया, कोई अमाउंट पे किया, इन बिटवीन 1 साल के लिए आपकी हेल्थ सेफ हो गई। अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी, तो आप जितना भी पैसा लगाएँगे, वो पैसा आपके लिए कंपनी लगभग जो आपने सम एश्योर्ड चूज़ किया होगा, वो अमाउंट कंपनी पे कर देगी। स्वास्थ्य मीनिंग समझ में आया? बीमा क्लियर? जो लोग न्यू हैं, तो उन लोगों को पता होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा का मीनिंग क्या होता है। बहुत बार लोग इसको हेल्थ इंश्योरेंस को एज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, एज़ अ एलआईसी की तरह भी ट्रीट करने के लिए सोचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कंपनी यहाँ पर 2, 4, 5 साल बाद मुझे पैसा रिफंड कर देगी। तो प्लीज़ यहाँ पैसा रिफंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी हेल्थ, कस्टमर की हेल्थ कंपनी सिक्योर करती है। तो इसका मीनिंग मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट हम लोग 3 यूनिवर्सल रूल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला रूल, हॉस्पिटल में 24 आवर्स एडमिट होना मैंडेटरी है। जिसे हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मैंडेटरी। मतलब कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करेगा जब कोई पर्सन जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, वो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होगा। 24 घंटे से पहले कोई भी कंपनी, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करता है। 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है, पहला रूल। दूसरे रूल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट 30 डेज़ वेटिंग पीरियड।
30 दिन इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का रहेगा। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 30 दिन के बाद स्टार्ट होती है, 30 दिन से पहले स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्सीडेंट डे 1 से कवर मिलता है। कोई भी पर्सन अगर आज पॉलिसी परचेज कर रहा है और इमरजेंसी में कहीं किसी रीजन से बाहर गया है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई छत से गिर जाता है, किसी ने गोली मार दी, चाकू मार दिया, कोई भी ऐसा केस हो गया जो एक्सीडेंट में काउंट हो रहा है, कंपनी डे 1 से कवर करती है। उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं आता है। जो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड मैंने बताया, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए रहता है, एक्सीडेंट के लिए नहीं रहता है। तो ये बेसिक 3 यूनिवर्सल रूल हैं जिसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी तभी काम करती है जब ये 3 रूल्स, रेगुलेशंस काम करते हैं। पहला, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। सेकंड, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होना चाहिए। एंड थर्ड, एक्सीडेंट डे 1 से कवर होना चाहिए। ये 3 रूल्स क्लियर है सभी को? जी क्लियर मैडम। है सभी को? ताकि हम नेक्स्ट हाँ जी पॉइंट जी पर जी। डिस्कस करें। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है 100% कैशलेस। देखो, जब हम डिस्कस करते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को क्या बताते हैं? कस्टमर को क्या बताएंगे ताकि कस्टमर हमारा एग्री हो पॉलिसी लेने के लिए? हम यही बताएंगे कस्टमर को कि हमारी पॉलिसी जो है वो 100% कैशलेस पॉलिसी है। अगर आज किसी ने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो कंपनी 100% कैशलेस ट्रीटमेंट देगी। कैशलेस मीन्स कस्टमर को अपनी पॉकेट से पैसा पे नहीं करना है। जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करेगी। तो ये मीनिंग समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कोपे। कोपे मैं अभी नहीं बताऊंगी, एंड ऑफ द मीटिंग में आपको कोपे का मीनिंग बताऊंगी, तो वो एंड ऑफ द मीटिंग हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, एक सेकेंड, रूम रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूम रेंट? क्या होता है इसका मीनिंग? जब कभी किसी के साथ इमरजेंसी होती है और एडमिट होना है हॉस्पिटल में, तो जो हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल होता है, पेशेंट को जो रूम चाहिए होता है, उस रूम का एक रेंट होता है प्रॉपरली। हर हॉस्पिटल में एक रूम डिसाइड होता है, लाइक आपका मान लेते हैं 5,000, 7,000, 10,000, कोई ना कोई एक रेंट होता है। हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट तो रूम नहीं देगा पेशेंट को, कहीं ना कहीं उसके चार्जेस भी तो लेगा। तो वो जो रूम का रेंट है, वो जो चार्जेस हैं जिसमें का पेशेंट है, जो भी कस्टमर है वो एडमिट होगा, वो रहेगा, वो रूम का रेंट कंपनी कवर करती है। जेन्युइनली अगर बात करूं तो इसे इस तरीके से बोलते हैं, कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेल कराती है। इसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है, जितने भी अमाउंट का होगा 2,000, 5,000, 10,000, सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो मीनिंग क्लियर हुआ आप लोगों को रूम रेंट का? यस। यस मैडम। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। मीनिंग है इसका, आईसीयू भी आप लोगों को पता होगा कि आईसीयू भी एक तरह का रूम होता है। जब कोई पर्सन अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, नॉर्मल रूम होता है, ओपीडी रूम होता है, अगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसे आईसीयू रूम में रेफर किया जाता है, जो जहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सभी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो ये रूम्स भी कंपनी प्रॉपर तरीके से कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। प्रॉपर तरीके से कंपनी कवर करेगी, जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी बियर करेगी। हमारे सभी पॉलिसीज के अंदर आईसीयू रूम्स भी कवर्ड है ऑन एक्चुअल बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट होता है डॉक्टर फी। मींस अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, उसको जो देखने विजिट करने जो डॉक्टर आएगा, उस डॉक्टर की भी कॉस्ट होती है, उसके चार्जेस होते हैं पर विजिट। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जो भी पर विजिट उसकी डॉक्टर की फी होगी वो कंपनी कवर्ड करती है। कस्टमर को, जो कस्टमर पॉलिसी लेगा, उसको अपनी पॉकेट से यहाँ कुछ भी पे नहीं करना होगा। जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करेगी। डॉक्टर फी के रिगार्डिंग भी मान सकते हैं कि 5,000 फीस हो सकती है पर विजिट की, 4,000 हो सकती है, 3,000 हो सकती है। जो भी अमाउंट होगा वो कंपनी पे करेगी। कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है डॉक्टर फी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर नो क्लेम बोनस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नो क्लेम बोनस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक बहुत बड़ा फीचर होता है कस्टमर को बताने के लिए। नो क्लेम बोनस मीनिंग क्या होता है? अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी ली है, जिसे नाम से पता चल रहा है नो क्लेम बोनस, मींस जिस साल भी क्लेम नहीं आया है, नेक्स्ट ईयर कंपनी हमारे पॉलिसी में कुछ सम एश्योर्ड एज अ बोनस ऐड ऑन कर देती है। बोनस का मीनिंग ये नहीं है कि कंपनी कुछ डिस्काउंट दे देगी प्रीमियम में, या कंपनी कुछ कैशबैक दे देगी कि आपने यूज नहीं किया तो पैसा रिफंड ले लो। ऐसा नहीं होता है, बी क्लियर बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। कंपनी यहाँ हमारे सम एश्योर्ड में कुछ अमाउंट बढ़ा देती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान में डिफरेंट डिफरेंट एक रेशो चलता है, किसी प्लान में कंपनी कुछ कवर करती है और किसी में कुछ कवर करती है, वो हम प्लान वाइज डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो हम इसका मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं वो है नो क्लेम बोनस। मींस जिस साल भी हम क्लेम नहीं लेते हैं, जिस साल कस्टमर क्लेम नहीं लेगा,
नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल आता है तो पॉलिसी में कुछ परसेंट सम एश्योर्ड कंपनी बढ़ा देती है। दैट्स द मीनिंग ऑफ नो क्लेम बोनस। नेक्स्ट, रीस्टोर, रिचार्ज, इसका मीनिंग देखिए, बेसिकली अगर बात करूं तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम आता है। कंपनी रीस्टोर रिचार्ज का मीनिंग सेम बताती है, 5 के साथ 5 फ्री देती है आपको, 10 के साथ 10 फ्री देती है। इस तरीके से हम कस्टमर को जज करते हैं, बट ये आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है कि दोनों का मीनिंग क्या है। रीस्टोर बेनिफिट, कंपनी आपकी पॉलिसी को साल में एक बार रीस्टोर कर रही है। मीन्स अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आप अपने 5 लाख की पॉलिसी को मैक्सिमम 20 लाख तक यूज कर सकते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लान वाइज है। अभी सिर्फ बेसिक फीचर गाइड कर रही हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव में कुछ और फीचर होगा इसका, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कुछ और होगा, ये प्लान्स हैं हमारे, यंग स्टार में कुछ और होगा। बट अभी हम इसका एक बेसिक मीनिंग समझने वाले हैं। कंपनी 100% का इसमें रिस्टोर बेनिफिट देती है, सेम एज रिचार्ज। अगर हमारी पॉलिसी 5 लाख की है तो हम अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि कंपनी आपकी पॉलिसी को साल में एक बार रिस्टोर बेनिफिट रिस्टोर करती है। आपकी पॉलिसी अगर 5 लाख पूरा खत्म हो गया तो कंपनी साल में एक बार पूरा दोबारा से आपको रिस्टोर कर देगी, मतलब 5 लाख और दे देगी। हो सकता है दोबारा से इसका 5 लाख का कस्टमर का कोई क्लेम आए, हो सकता है वाइफ का कोई क्लेम हो सकता है किसी बच्चे का कोई क्लेम हो सकता है, तो कंपनी 5 के साथ प्लस 5 का बेनिफिट देती है। अभी सिर्फ इस पॉइंट को बेसिक चीज में समझेंगे, इसको हम बहुत ही डीपली आगे जब हमारे प्लान्स के मीनिंग, प्लान्स की ट्रेनिंग्स होंगी तो उसमें उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। अभी यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स सभी को? जी मैडम, रिचार्ज अलग है क्या? हाँ सर, अगर जेन्युइनली बात करूँ तो दोनों का मीनिंग अलग है। कुछ रिचार्ज का मीनिंग अलग होता है, कुछ रीस्टोर का मीनिंग अलग होता है, बट अभी बेसिक इसीलिए बताया जा रहा है रीस्टोर ताकि तो समझ में आ गया कि वो जैसे। रीस्टोर करती है पॉलिसी को। एक रिचार्ज बेनिफिट भी आता है, जी। हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर है। कंपनी सम एश्योर्ड वाइज बेनिफिट दे रही है, तो वो प्लान में जब आएगा तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी, वो चीज मैं क्लियर करूंगी ओके। आपको। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उन्हें पहले से कोई डिसीज हो, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, या किसी को पहले से कोई स्टंट डला हुआ है। स्टंट मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्व, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है उनके वॉल्व डलते हैं, नस ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो तरह की डिसीज कंपनी कवर करती है, बट थोड़ा टाइम के बाद कुछ वेटिंग पीरियड लगाती है कंपनी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मीनिंग क्या होता है? पॉलिसी लेने से पहले की डिसीज, वो कस्टमर को डिस्क्लोज करनी होती है, बताना होता है कि मुझे पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले से बीपी है, मुझे 6 साल पहले से शुगर, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, मुझे 5 साल पहले एक स्टंट डला था, हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कस्टमर से आपको पहले क्लियर करना है, पहले पूछना है आपको किसी किसी तरह की आपको डिसीज तो नहीं है, कोई रेगुलरली टैबलेट तो नहीं यूज करते। अगर आप उनसे पूछेंगे तो कस्टमर आपको सामने से क्लियर करेगा कि हाँ, मुझे 6 साल 5 साल पहले से बीपी है, मैं एक डेली टैबलेट लेता हूँ बीपी की, या मुझे शुगर है, 2 साल पहले ही शुगर हुई है और मेरी शुगर जो है वो रेगुलर टैबलेट पे है, मैं डेली टैबलेट लेता हूँ। या किसी को जो शुगर है, डायबिटीज, वो एक बिग लेवल पर भी हो सकती है, तो कस्टमर बताएगा कि मैं रेगुलरली एक इंसुलिन लेता हूँ या हफ्ते में एक बार इंसुलिन लेता हूँ अपनी डायबिटीज, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीजें आपको अपने कस्टमर से डिस्कस करनी है। पॉलिसी उनको बताने से पहले या पॉलिसी किसी की बनाने से पहले आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद पॉलिसी कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफिक डिसीज में कुछ स्पेसिफिक डिसीज आती हैं जिसे हम लोग ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स भी बोलते हैं। ऑपरेशन रिलेटेड डिसीज जैसे आपको नाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, फेब्राइड होता है हमारा, फिस्टुला होता है नी बैक में, जो स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहेंगे, ये सभी तरह की जो डिसीज होती हैं हम लोग इनको स्पेसिफिक डिसीज बोलते हैं, या फिर ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स जो कंपनी कुछ टाइम के बाद कवर करती है। जैसे मैंने बताया अभी आपको इससे पहले वाले पॉइंट में, सेम कंपनी पुरानी बीमारी के लिए कुछ वेटिंग पीरियड्स लगाती है, लगभग सभी पॉलिसी में अलग अलग है, किसी में 4 साल है, किसी में 3 साल है और किसी में 1 साल। इसी तरीके से स्पेसिफिक डिसीज का भी हमारी सभी पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, तो किसी में 2 साल बाद कवर है और किसी में 1 साल के बाद कवर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने कस्टमर से डिस्कस करना है कि ये स्पेसिफिक डिसीज तो नहीं है, किसी को पहले से किसी को स्टोन तो नहीं है, पहले से किसी को पाइल्स तो नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, और अगर है तो फिर वेटिंग पीरियड आएगा, और नहीं है तो कंपनी 2 साल के बाद कवर करेगी। मेजरली हमारे मेजर्स प्लान के अंदर ये 2 साल के बाद कवर है।
यंग स्टार में 1 साल के बाद कवर है, वो प्लान वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्पेसिफिक डिसीज का मीनिंग समझ लेते हैं। ये स्पेसिफिक ऐसे डिसीज होती हैं जिनके लिए थोड़ा टाइम बाद ऑपरेशन की नीड होती है। ये नॉर्मल टैबलेट से ठीक नहीं होती हैं डिसीज, इनके लिए ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है पॉइंट सभी को? नेक्स्ट डिस्कस करें। जी चलिए नेक्स्ट है हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी कवर करती है। कितने एक्सपेंस, क्या क्या एक्सपेंस कवर करती है, या हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के एक्सपेंस हो कौन से सकते हैं। देखिए बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। कोई कस्टमर डायरेक्टली एकदम से किसी को फीवर हुआ तो एकदम से एडमिट नहीं होगा। वो एडमिट होने से पहले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पहले वो रेगुलरली डॉक्टर के पास जाएगा, दवाइयाँ लेगा। डॉक्टर उसको 5 दिन, 7 दिन दवाइयाँ देगा, उसको नहीं आराम आता है किसी कस्टमर को, उसके बाद क्या कहता है डॉक्टर कि आप जाइए ब्लड टेस्ट करा के आइए, अल्ट्रासाउंड करा के आइए, एक्स-रे करा के आइए। बहुत सारे टेस्ट की लिस्ट दे देता है। आप जाओ ये टेस्ट करा के आओ। कस्टमर क्या करेगा? टेस्ट कराने जाएगा, टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट लाके डॉक्टर को देगा। अब डॉक्टर बताता है जी इनको डेंगू पॉजिटिव है, डेंगू आया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कोई अदर डिसीज निकल कर आ गई है, कोई ब्लड में इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, व्हाटएवर कुछ भी है। डॉक्टर क्या बोलता है? अब आप एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, आपकी कंडीशन डाउन हो रही है। तो ये जो एडमिट होने से पहले कस्टमर ने जितने भी एक्सपेंस किए हैं, जो भी डॉक्टर को फी पे की है, जो भी मेडिसिन लिए हैं, जो अपना उसने ब्लड टेस्ट कराया है, कोई जो भी टेस्ट कराए हैं, वो सभी एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। और कितने-कितने दिन के करते हैं वो प्लान वाइज़ है, हम लोग प्लान वाइज़ डिस्कस करेंगे। बट मीनिंग समझना है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स बाद में, डिस्चार्ज होने के बाद। अभी तक मैंने बताया कि प्री के खर्चे कंपनी ने एक्सपेंस कवर किए, कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब जब 5 दिन 7 दिन ट्रीटमेंट के बाद कस्टमर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज भी तो होगा ना ट्रीटमेंट के बाद, ठीक होगा तो। अब जब वो डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना चलते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपका ये कोर्स है जिसमें आपको दवाइयाँ लेनी है, 2 महीने, 4 महीने अभी आपको दवाई और लेनी है। आपको 15 दिन, 20 दिन बाद आके फिर से एक बार टेस्ट कराना है अपना, ये ब्लड टेस्ट कराना है आपको और हमें देखना है कि आपको जो डिसीज़ थी, जो इन्फेक्शन था, वो किस लेवल तक खत्म हुआ है, किस लेवल तक पहुँच गया है। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जो डिस्चार्ज होने के बाद में भी कस्टमर लेता है ट्रीटमेंट्स, वो भी हमारी कंपनी कवर करती है। ये सब कुछ कवर्ड है हमारी सारी पॉलिसीज़। तो ध्यान रखिएगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज यस मैम, वेरी समझ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पॉइंट आता है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप क्या होता है? हमारी पॉलिसीज के अंदर ना कुछ कंपनी हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड करती है, कुछ कूपन्स प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, जिसमें कस्टमर ने अगर पॉलिसी ली है तो नेक्स्ट टाइम रिन्यूअल के टाइमिंग या रिन्यूअल के बाद में, रिन्यूअल के बाद कस्टमर जाएगा और हमारी पॉलिसी कस्टमर केयर पे डिस्कस करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वो हेल्थ चेकअप करा सकता है, जिसमें रेगुलर रूटीन चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, आपका बीएमआई कैलकुलेट होगा। जितने भी जो रेगुलरली रूटीन चेकअप्स होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये कस्टमर के लिए एक स्पेशल एडिशनल बेनिफिट होता है। आप अपने कस्टमर को बोल के, बता के पॉलिसी सेल कीजिए कि हमारी पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपको पैसा नहीं पे करना है, कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप सिर्फ कस्टमर केयर पे बात कर लीजिएगा या एजेंट सर्विस दे सकते हैं कि आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपका हेल्थ चेकअप कूपन जो है वो लाइन अप करवा दूंगा। ये एक तरह की सर्विस है जो एजेंट्स प्रोवाइड कर सकता है अपने कस्टमर को। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा कि हाँ मेरे एजेंट ने मुझे सपोर्ट किया है। मैडम जी बताइए मंडलोई जी। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हेल्थ चेकअप के लिए जाता है उस समय तो उसको फीस भरना पड़ेगा ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। पहले क्या होता है कस्टमर केयर पे कॉल करना होता है, अपना पॉलिसी नंबर बताना तो होता क्या इसके है। अच्छा, बताइए। नहीं जी जी समझ गया, पर मतलब जैसे लोकल लेवल पर किसी डॉक्टर से हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं या फिर इसके हेल्थ स्टार हेल्थ के कुछ डिसाइडेड हॉस्पिटल है क्या? मैं बता रही हूँ, मैं वही बता रही थी आपको। पहले क्या होता है कस्टमर को कस्टमर केयर पे कॉल करना होता है, वहाँ अपना पॉलिसी नंबर बताना है। कस्टमर केयर वाले उनको जो नियर बाय जितने भी रजिस्टर्ड लैब्स हैं, जो स्टार हेल्थ के साथ नेटवर्क में है, रजिस्टर्ड लैब की उनको डिटेल मिल जाएगी, नियर बाय के एड्रेस मिल जाएंगे कि आपके नियर बाय ये 4 से 5 जो है वो लैब्स रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, आप इनमें से किसी में भी जाके अपना पॉलिसी नंबर दिखा के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपना
हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक होती है, प्रायर अपॉइंटमेंट बुक। आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आपको 6 बजे आना है, 4 बजे आना है। सुबह वैसे तो 90% ये जो है मॉर्निंग में ही खाली पेट होते हैं ये सारे टेस्ट, जितने भी रेगुलरली रूटीन चेकअप होते हैं। तो टाइम मिलेगा आपको, 9 बजे आना है और आपका हेल्थ चेकअप की अपॉइंटमेंट बुक्ड है। तो ये अपॉइंटमेंट बुक होती है, वहाँ पर प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ जाया जाता है। क्लियर है? ओके मैडम। हाँ, तो और मैडम एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे हाँ, फैमिली में 4 मेंबर है, हुँ। तो चारों का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं ना उसमें? नहीं सर, बच्चों के लिए कंपनी हेल्थ चेकअप नहीं देती है, एडल्ट्स के लिए देती है। अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है तो कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड और वाइफ को ही अपॉर्च्युनिटी देगी हेल्थ चेकअप की, बच्चों को नहीं मिलती है। ओके, अगर इंडिविजुअल जैसे है तो इंडिविजुअल को एक ही हेल्थ चेकअप मिलेगी। एक ही मिलेगा, मतलब 2 में से कोई भी एक करा सकता है? नहीं सर, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो एक हेल्थ चेकअप मिलेगा, इंडिविजुअल एक ही पर्सन ने पॉलिसी ली है, नहीं, मतलब कंपनी फैमिली वाली पॉलिसी। फैमिली अगर होगी तो 2 हेल्थ चेकअप कूपन कूपन मिलेंगे, एक हस्बैंड के लिए और एक वाइफ के लिए। अच्छा, 2 मिलेंगे। बच्चों नहीं, के हेल्थ लिए चेकअप ओके, की लेकिन बच्चों मैम के लिए नहीं वैल्यू अलग-अलग मिलेगा। होती है ना फिर। हाँ, बिल्कुल अलग-अलग होती है, तो जिसके पास जितनी कैपिंग होगी हेल्थ चेकअप की उतना ही वो करवा पाएगा ना। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कैपिंग की बात ही नहीं होती, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से टेस्ट नहीं करा सकता है, जो उनके रेगुलर चेकअप्स के अंदर जो भी कंपनी की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड होंगे टेस्ट, वो ही कस्टमर करा सकता है। क्लियर है? कुछ डाउट है तो प्लीज़ बताइए? हेल्थ चेकअप के अंदर अगर मैम किसी के पास कहते हैं सम एश्योर्ड ज्यादा है कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और उसके बाद 2500 रुपए का हेल्थ चेकअप है और हुँ, किसी के पास 1500 रुपीज का है, तो क्या टेस्ट में वेरी करेगा या किस चीज में वेरी करता है? टेस्ट में वेरी करता है। टेस्ट में वेरी करता है। बिल्कुल, अगर किसी ने पॉलिसी किसी के लिए हेल्थ चेकअप सिर्फ़ ₹500 का मिला हुआ है, 700 का मिला है या 1500 का मिला है, तो कंपनी 1500 का ही बेनिफिट देगी ना। और अगर किसी को हेल्थ चेकअप 5000 7000 का मिला है, तो कंपनी उसको 5000 7000 के ही टेस्ट करवाएगी, उसी के अकॉर्डिंग। तो जो टेस्ट है ये टेस्ट जो वेरी करते हैं, ये डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ अलग टेस्ट होंगे और यहाँ अलग टेस्ट होंगे। ओके, इसका अमाउंट ऐसा ज़्यादा नहीं है होगा। कि पार्ट पेमेंट कस्टमर कर दे तो वो वाला स्लैब ले ले, ऐसा नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं, आपको कंपनी के अकॉर्डिंग चलना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करें? नेक्स्ट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। इस मीनिंग डोमिसिलरी ट्रीटमेंट को समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है। बेसिकली नाम से नहीं पता चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट की कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या कस्टमर की कंडीशन ऐसी है कि वो एक बेड से दूसरे बेड पर नहीं जा सकता है। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ। ऐसी कंडीशन में डोमिसिलरी ट्रीटमेंट काम करता है जहाँ पर पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो कि वो अपने घर से उठकर हॉस्पिटल नहीं जा सकता है या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या कस्टमर की पेशेंट की कंडीशन ऐसी है जो एक बेड से दूसरे बेड तक नहीं जा सकता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ये बोलती है, डॉक्टर्स ये बोलते हैं, आप अपने घर पर ट्रीटमेंट करवाइए, आपको प्रॉपर बेड, ऑक्सीजन जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा वो हम आपको आपके घर पे प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर मिलेगा आपको प्रॉपर रेगुलरली नर्स मिलेगी आपको जो आपका ध्यान रखेगी आपके घर पर। तो ये ट्रीटमेंट भी हमारी पॉलिसी में कवर्ड है बट इसमें एक कंडीशन रहती है मिनिमम 3 डेज़ मिनिमम 3 दिन घर पर ट्रीटमेंट होना मैंडेट है, तभी कंपनी कवर करती है। तो इस मीनिंग को डोमिसिलरी ट्रीटमेंट को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे जेन्युइनली अगर अभी मैं बात करूँ तो रिसेंटली कोरोना आया है। कोरोना के कंडीशन में क्या हुआ है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, पूरा हॉस्पिटल फुल चल रहा है। तो आप अपने घर पर रहिए, घर पर ट्रीटमेंट करवाइए, आपको रेगुलरली एक नर्स देखने आएगी, एक डॉक्टर विज़िट करने आएगा, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीमीटर जो लगभग अभी रिसेंटली सभी को प्रोवाइड भी किए गए थे कोविड पेशेंट्स को, जो लोग कोविड पॉज़िटिव थे। तो इस तरीके की जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आपको घर पर ही अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो वो ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। ये ध्यान रखिएगा आप अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमारी कंपनी कवर करती है। चलिए नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए ये आयुष ट्रीटमेंट एक बहुत छोटा-सा वर्ड है बट इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक, सिद्धा ये सभी तरीके के ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। आज की डेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एलोपैथिक मेडिसिन्स, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। आज भी लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रेफ़र करते हैं। लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़्यादा बेस्ट है एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। आज भी लोग जाते हैं अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, यूनानी जिनको जो जड़ी-बूटियों से, पत्तियों से और बीजों से ट्रीटमेंट्स होता है। ये सभी तरह के ट्रीटमेंट्स हमारी कंपनी कवर करती है। बट कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, किसी पॉलिसी में कंपनी 20,000 के लिए कवर कर रही है, किसी में 30 के लिए, किसी में 15 के लिए। तो ये हम प्लान वाइज़ डिस्कस करेंगे, सिर्फ़ इसका मीनिंग समझना है अभी हमें। आयुष ट्रीटमेंट मीन्स
आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सारे ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर करके दे रही है। नेक्स्ट फीचर है हमारा हॉस्पिटल कैश। अब देखिए हॉस्पिटल कैश भी एक एक्स्ट्रा मैडम जी मनलोई जी बताइए। जी मैडम, आयुष ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एडमिट होना जरूरी है क्या? हाँ सर, एडमिट होना ज़रूरी है आयुष ट्रीटमेंट में, ये भी ज़रूरी है। और मैं आपको जेन्युइनली बात करूँ तो ये जो है आपका कैशलेस ट्रीटमेंट में नहीं जाता है, आयुष ट्रीटमेंट जो होता है। ये सारा रिइंबर्समेंट में जाता है। आज की डेट में इंडिया में बहुत ही अच्छा। रेयर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जो प्रॉपर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही रेयर हैं। तो कंपनी ने अभी इसका जो है वो कैशलेस स्टार्ट नहीं किया है, ये रिइंबर्समेंट में है। अगर किसी को अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है तो वो बहुत ही चीप होता है, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट होता है। कस्टमर वहां जाएगा, ट्रीटमेंट करवा लेगा अपना, डिस्चार्ज होने के बाद वो बिल्स कंपनी को सबमिट करेगा, तो कंपनी वो पैसा रिम्बर्स कर देगी। जो भी लिमिट होगी उसकी 20,000, 30,000, 40,000 जो भी लिमिट होगी वो कंपनी रिफंड कर देती है। ठीक है मैडम, पर उसको एडमिट होना जरूरी है ना? हाँ सर, एडमिट होना जरूरी है। बिना एडमिट के पॉलिसी काम नहीं करती। ओके ओके। चलिए नेक्स्ट आज मैंने आप लोगों को ठीक। बताया हॉस्पिटल कैश। तो हॉस्पिटल कैश ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हमारी कुछ पॉलिसीज के अंदर का है और कुछ में नहीं भी है। तो जिसमें है हम प्लान वाइज मीनिंग डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले हॉस्पिटल कैश का मीनिंग समझ लेते हैं। हॉस्पिटल कैश में कंपनी पर डे का पैसा देती है, कुछ पैसा मिलता है। सपोज अगर कोई 5 दिन एडमिट है और किसी जो पॉलिसी कस्टमर ने ली हुई है उस पॉलिसी में, एक मिनट मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। हॉस्पिटल कैश का मीनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हॉस्पिटल कैश का मीनिंग क्या होता है? मीन्स अगर किसी कस्टमर ने कोई पॉलिसी ली है और उसमें बेनिफिट 500 रुपए पर डे का है, जितने दिन कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा उतने दिन का पैसा कंपनी उसे रिफंड करती है। रिफंड मीन्स कंपनी को कस्टमर क्लेम कर सकता है उतने दिन के पैसों के लिए। अगर किसी ने 1,000 रुपए पर डे वाली पॉलिसी ली है, 1,000 पर डे का बेनिफिट है उसकी पॉलिसी के अंदर, और 5 दिन 10 दिन एडमिट होकर आ रहा है, तो 10 दिन के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए के लिए कस्टमर क्लेम कर सकता है कंपनी के साथ, तो ये पैसा कस्टमर को मिलेगा। तो हॉस्पिटल कैश का मीनिंग समझ लीजिएगा। हॉस्पिटल में एडमिट जितने दिन एडमिट रहेंगे उतने दिन का पैसा कंपनी देती है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस के अमाउंट के अलावा। जो हेल्थ इंश्योरेंस से जो कस्टमर को क्लेम मिला वेल एंड गुड, इसके अलावा भी कंपनी ये सेपरेट बेनिफिट देती है। ये जो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है मैम, हाँ, ये मेन पॉलिसी होल्डर को मिलता है या सभी फैमिली मेंबर्स में कोई भी एडमिट होगा तभी भी मिलेगा? कोई भी एडमिट होगा सभी को मिलेगा। अगर सभी 4 पॉलिसी में हमारे स्टार की नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव में है, यंग स्टार में है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में नहीं है। नहीं फैमिली है? हेल्थ ऑप्टिमा में दूसरा एक फीचर है, प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल का है और एक शेयर एकोमोडेशन का है, तो वो एक सेपरेट एक अलग फीचर है वो। ठीक है, राइट। ठीक है? अगर हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है और सपोज अगर हस्बैंड और वाइफ नहीं एडमिट है, बच्चा एडमिट है, तो बच्चे को भी मिलेगा। अगर हस्बैंड एडमिट है तो हस्बैंड को भी मिलेगा। तो सभी के मतलब लिए मिलेगा ना सभी को? कोई मिलेगा, सभी को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करें एम्बुलेंस। ये हमारी पॉलिसी मैंने जैसे बताया स्वास्थ्य कवर करती है। क्या होता है कभी भी इमरजेंसी आ जाती है और कस्टमर की कंडीशन ऐसी नहीं है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है जो वो हमारे किसी भी खुद से जा सके हॉस्पिटल या किसी भी व्हीकल पे जा सके, तो इमरजेंसी में कई बार एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। तो हमारी पॉलिसीज एम्बुलेंस जिसे हम लोग रोड एम्बुलेंस बोलते हैं, वो रोड एम्बुलेंस भी कंपनी कवर करती है। कितना-कितना करती है प्लान वाइज डिस्कस करेंगे, बट एम्बुलेंस हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट एयर एम्बुलेंस। देखिए एयर एम्बुलेंस भी एक मेन फीचर होता है पॉलिसी में। कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट को एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट करना होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना होता है। इमरजेंसी ऐसी है, कोई क्रिटिकल कंडीशन है और कस्टमर की कंडीशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो चुकी है कि उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है हार्डली आधे घंटे के अंदर। उन्हें कस्टमर को ट्रीटमेंट मिलना मैंडेट है, जान का सवाल है, तो उस कंडीशन में हमारी कंपनी एयर एम्बुलेंस प्रेफर करती है। पॉसिबल नहीं है रोड एम्बुलेंस के थ्रू जाना, आधे घंटे में 1 घंटे में एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं पहुँच सकते। क्लियर है? तो उस कंडीशन में कंपनी एयर एम्बुलेंस का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। कस्टमर को एयर एम्बुलेंस का फीचर मिलेगा। कस्टमर उस जो एम्बुलेंस है वो प्रॉपर्ली फुल्ली इक्विप्ड होगी, जिसमें डॉक्टर होगा, नर्स होगा, वेंटिलेटर होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, ये सभी तरह की इक्विपमेंट्स एम्बुलेंस के अंदर मिलेंगी। तो ये जिस तरह की हमारी एम्बुलेंस है एयर एम्बुलेंस, इस फैसिलिटी को हमारी कंपनी कवर करती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल। इसका मीनिंग क्या होता है? कई बार कुछ एजेंट्स मुझसे पूछते हैं हमारी पॉलिसी कहाँ काम करती है? सभी हॉस्पिटल में काम करेगी, किसी में भी चले जाएँ? तो नहीं। नेटवर्क हॉस्पिटल का मीनिंग क्या होता है? कुछ हॉस्पिटल्स अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 12,000 से प्लस हॉस्पिटल्स जो हैं अभी रिसेंटली स्टार हेल्थ के साथ जुड़ चुके हैं। स्टार हेल्थ के साथ टाई अप में हैं, पैनल में हैं, नेटवर्क में हैं, कुछ भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
हम अपने कस्टमर को बताएंगे कि अगर कस्टमर अपने नियर बाय किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल जो स्टार हेल्थ के साथ लिंक है, टाइप है, जुड़ा हुआ है या उनका नेटवर्क है उनके साथ, अगर वो उसमें जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको बेनिफिट रहता है, कहीं न कहीं कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जो स्टार हेल्थ के साथ पैनल में होते हैं, स्टार हेल्थ के साथ जिनका टाई अप हो। नेक्स्ट हम बात करें नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल की। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स मैडम कौन-से होते इसमें हैं? एक क्वेश्चन, सॉरी मैडम जी, जैसे जो लिंक है गूगल की नेटवर्क हॉस्पिटल वाली, तो उसमें सर्च करते तो कुछ हॉस्पिटल के नाम नहीं आते हैं, तो मतलब क्या कुछ छुट्टे में क्या, जैसे हमारे यहाँ खरगोन की अगर बात करो एमपी में, हुँ। तो विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जिसमें मतलब मैंने बात की थी तो बोला कि स्टार हेल्थ से वो है नेटवर्क, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती अपनी हूँ। लिस्ट में नाम नहीं है उसका। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। रेगुलरली क्या होता है ना, बहुत से हॉस्पिटल्स स्टार हेल्थ के साथ पैनल में जुड़ते भी रहते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो डिसपैनल भी होते रहते हैं। कई हॉस्पिटल्स कुछ फ्रॉड कर लेते हैं, कई हॉस्पिटल्स फेक क्लेम डाल लेते हैं और जो कंपनी ने अगर उनको पकड़ लिया कि ये फेक क्लेम है या कहीं न कहीं हॉस्पिटल ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया और कंपनी ने उसे पकड़ लिया, तो उस कंडीशन में उसे डिसपैनल कर दिया जाता है। तो ऐसे रेगुलरली होता रहता है। अब अगर अपनी सिटी की बात करें तो छोटी-छोटी सिटीज़ की जगह ना एक बड़ी लोकेशन को सर्च करना स्टार्ट कीजिए। सपोज़ अगर मैं दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली में अगर मैं जैसे मान लूँ यहाँ मैं मोहन गार्डन में रहती हूँ, तो अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहन गार्डन एरिया डालूँगी ना, तो कभी भी कोई हॉस्पिटल निकल कर नहीं आएगा। और यही अगर मैं लोकेशन दिल्ली नहीं डाल मैडम, इसमें पिन कोड डालते ना, जैसे पूरा सर पिन कोड भी पिन तो कोड हर डालते ना, उसमें पिन कोड से सर्च कर। कर सकते हैं सर्च। अगर आप मुझे अपना सिटी प्रॉपर बताइएगा, मैं आपको लिस्ट भी निकाल के दूँगी जितने भी हॉस्पिटल्स अवेलेबल होंगे वहाँ के। बट मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ तो एक खरगोन छोटी-सी लोकेशन से ना सर्च करके अगर आप बड़ी लोकेशन सर्च करेंगे, एक प्रॉपर सिटी जो जहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छी नहीं, प्रॉपर सिटी सर्च किया था मैडम उसमें। खरगोन से सिटी है आपकी खरगोन। जी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है। आप इसके बाद नियर बाय लखनऊ है, कानपुर है, कुछ भी होगा आप वो बताइए मुझे? नियर बाय इंदौर है मैडम। इंदौर पड़ता है। तो सर अब आप इंदौर डाल के सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा हॉस्पिटल आपको मिले या नहीं। नहीं, इंदौर के तो है मैडम, इंदौर की लिस्ट निकालनी थी मैंने, पर ये खरगोन लोकल में एक ही हॉस्पिटल आ रहा है, इसके अलावा 2 हॉस्पिटल उसमें बता रहे हैं। सर ऐसा ही होता लिस्ट में है, एक ही का नाम आ रहा है। छोटी-छोटी सिटीज़ से नहीं सर्च छोटे-छोटे एरियाज़ के थ्रू सर्च नहीं कर सकते। अगर मैं छोटा-सा एरिया डालूँगी तो मैं कभी सर्च नहीं कर पाऊँगी। यही अगर मैंने दिल्ली डाल दिया तो दिल्ली में अगर 10, 15, 20, 50 जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे वो सारे लिस्ट में आ जाएँगे। इवन हो सकता है ठीक कि है, नियर मतलब बाय को हाँ, मैडम मैं मध्य प्रदेश डाल सकता हूँ ऐसा? सर मध्य प्रदेश तो पूरा एमपी हो गया, पूरा मध्य प्रदेश हो गया। आप सिर्फ इंदौर डाल के देख लीजिएगा। तो इंदौर डाल के देखा मैडम, तो इंदौर लोकल के जो है ना हॉस्पिटल वो आ रहे हैं सब टोटल, सर खरगोन के नहीं आ रहे। एक बात बताइए, अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो क्या वो छोटे-मोटे ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या हम किसी छोटे-मोटे हॉस्पिटल में जाने के लिए लेते हैं? नहीं नहीं, ना? अच्छा हॉस्पिटल है मैडम, जैसे मतलब यहाँ भी ट्रीटमेंट होता है, भर्ती रहते हैं 2-4 8 दिन लोग। हाँ। जैसे अगर यहाँ से रेफर करते हैं तो फिर इंदौर जाते हैं। ठीक है। आप मुझे एक काम कीजिएगा, अपना वो पिन कोड बताइएगा और वो हॉस्पिटल का नेम बताइएगा, मैं सर्च करूँगी उसे और अगर वो पैनल में नहीं होगा, तो एक बार आप हॉस्पिटल में फिज़िकली जाके मिल लीजिएगा पर्सनली उनसे और उनको बोलिएगा कि स्टार हेल्थ के साथ पैनल में अपने हॉस्पिटल हॉस्पिटल को करवा लें। तो वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, उनके पास जो है वो राइट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि जी, उन्हें किस तरीके से हॉस्पिटल पैनल में करवाना है। तो इस तरीके से आप वहाँ जाके बात डिस्कस कर सकते हैं। जी, जी। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में ओके, नियर ओके। बाय सिर्फ वो एक ही हॉस्पिटल है जो अच्छा है या कस्टमर्स वहाँ विज़िट करेंगे और वो पैनल में नहीं है, मैं चेक कर लूँगी वैसे तो। अगर वो पैनल में नहीं है तो उसे आप पैनल में करवा सकते हैं, ठीक है? जी। तो थोड़ा-सा उसके लिए भी प्रोसेस एक बार हम चेक कर लेंगे, जो भी प्रोसेस रहेगा मैं गाइड कर दूँगी आपको। हाँ, वही मैडम, अपडेट होते रहे तो ठीक रहे ना, पुरानी लिस्ट अगर रहे तो फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जैसे नो मान लो नो सपोज़ उस प्रॉब्लम सर। हॉस्पिटल को हटा दिया और हुँ, कस्टमर उस हॉस जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूँगी आगे उसके लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट डिस्कस करें? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अभी मैंने जैसे बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो प्रॉपर हमारे पैनल में होते हैं, नेटवर्क में होते हैं। अब कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो पैनल में नहीं होते। जैसे अभी मंडलोई जी से मेरा डिस्कस हो रहा था, उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल्स शायद पैनल में नहीं है स्टार हेल्थ के साथ, तो शो नहीं करता है उनको, ऑनलाइन भी शो नहीं करता है। हम लोग प्रॉपरली लिस्ट भेजते हैं तो वो भी शो वहाँ भी उनको वो हॉस्पिटल का नेम शो नहीं करता है। तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ अगर इमरजेंसी हो और कस्टमर को अपना ट्रीटमेंट करवाना मैडम पड़े वो तो पैनल में है, वो वहाँ के, सॉरी मैडम, वो वहाँ बताइए? के स्टाफ से मैंने चर्चा की थी तो बोले कि स्टार हेल्थ का जो है यहाँ कार्ड दिखाने पे ट्रीटमेंट हो जाता है, पर लिस्ट में नहीं है।
कोई बात नहीं सर, फिर तो वेल एंड ये गुड है, तो क्योंकि बताना लिस्ट तो चाहता देखो था। रेगुलरली अपडेट हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अगर हो जाता है तो फिर तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, वेल एंड गुड हो गया आपके लिए, तो ये कोई ऐसा इशू ठीक। नहीं है, अच्छी बात है सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं अभी जो कंपनी के साथ नेटवर्क में नहीं है, पैनल में नहीं है। तो अगर कस्टमर को कभी इमरजेंसी में ऐसे हॉस्पिटल्स में इतना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करती है। समझ लीजिएगा आप लोग सभी, उस कंडीशन में कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देती है। कस्टमर को अपनी पॉकेट से वहां अमाउंट पे करना होगा, जो भी 15,000, 20,000, 50,000, लाख, जो भी ट्रीटमेंट लगेगा, जो भी बिल आता है, वो कस्टमर को खुद से पे करना है। बट वो सारे बिल्स अगर कस्टमर अपने पास संभाल लेता है, जितने भी दवाइयों के खर्चे हैं, डॉक्टर फी है, जो भी मेडिकल है, फाइनल बिल जो भी पे किया है, प्रॉपर तरीके से अगर कस्टमर को बोलिए संभाल के रखेंगे, वो सारे बिल्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे बाय कुरियर, हम उसे कंपनी में क्लेम के लिए भेजेंगे, वो सारा पैसा कंपनी रिम्बर्स कर देती है, वो सारा पैसा कंपनी रिफंड कर देती है कस्टमर को। तो कस्टमर को हम ये चीज बता सकते हैं कि 99% कोशिश करना है कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं। अगर 1% कंडीशन ऐसी है, कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है, नॉन नेटवर्क में चला गया है, कस्टमर को नहीं मालूम था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप ट्रीटमेंट करवाइए और वो सारे बिल्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग वो क्लेम डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे और वहां से सारा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल किस तरीके से काम करता है, क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड, यस यस टीपीए। मैडम। नेक्स्ट होता है टीपीए। देखिए, टीपीए ना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो किसी कस्टमर को नहीं पता होता है और बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, बट आप लोगों की नॉलेज के लिए आप अपने कस्टमर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। टीपीए मीन्स क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स अगर मैं बाकी इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो टीपीए लोगों का अपना नहीं होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में अपना खुद का टीपीए मीन्स जो डिपार्टमेंट क्लेम सेटल करता है। अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करती हूँ तो स्टार हेल्थ में अपना खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है, टीपी अपना खुद का है। स्टार हेल्थ खुद अपने क्लेम सेटल करता है। रेस्ट अगर कुछ कंपनीज की बात करूंगी तो वहाँ टीपी अपना नहीं है, वहां पर उन्होंने एक थर्ड पार्टी कंपनी को एक ये दिया हुआ डिपार्टमेंट, एक ऑफर किया हुआ है कि आप हमारे क्लेम सेटलमेंट करो। उस कंडीशन में क्या होता है, क्लेम सेटल करने में टाइम लगता है, कंपनी डिसीजन लेने में टाइम लगती है कि कितना, क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए क्लेम आया है, कितने अमाउंट का क्लेम है, फेक क्लेम तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं क्लेम सेटल होने में टाइम लगता है। बट स्टार हेल्थ में ऐसा नहीं है। स्टार हेल्थ का अपना खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है जो क्लेम सेटलमेंट करता है। स्टार हेल्थ अपना खुद जो है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है अपने कस्टमर्स का क्लेम हैंडल करने में। तो हमारा खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है, हम लोग खुद क्लेम सेटलमेंट करते हैं, तो दैट्स वाई क्लेम जो है वो जल्दी सेटल हो जाते हैं, क्लेम जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं ये चीज कि हमारा खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है स्टार हेल्थ में, क्लेम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली क्लेम पास हो जाते हैं, हैजल फ्री क्लेम सेटलमेंट होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। आप अपने कस्टमर को ये चीज बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्लेम गारंटी। देखिए, क्लेम गारंटी की अगर बात करूं तो कोई भी कंपनी क्लेम की गारंटी नहीं लेती है। आपको गारंटी कोई भी नहीं लेके देगा कि हाँ हम लोग गारंटी ले रहे हैं कि क्लेम देंगे। बट क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर का जेन्युइन क्लेम है, किसी कस्टमर ने झूठ नहीं बोला है पॉलिसी में, कोई फेक क्लेम नहीं डाला है पॉलिसी में, या हॉस्पिटल की कोई गड़बड़ है, कस्टमर कंपनी या कस्टमर कहीं अपनी चला के दिखा रहा और अपने कोई फेक क्लेम डाल दिया है, तो अगर इस तरह का क्लेम नहीं है तो कंपनी गारंटी लेती है कि हम आपका क्लेम सेटल करेंगे। हैजल फ्री क्लेम की गारंटी कंपनी लेती है, क्लेम सेटिस्फेक्शन कंपनी देती है कस्टमर को। तो कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारी कंपनी क्लेम गारंटी भी लेती है। अगर कस्टमर ने झूठ नहीं बोला है, किसी भी तरह का हम लोगों के साथ में फ्रॉड नहीं किया है, कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, तो आपको क्लेम की भी गारंटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आता है प्रीमियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? प्रीमियम वर्ड का मीनिंग समझते हैं। प्रीमियम जो कस्टमर पॉलिसी परचेज कर रहा है, जितने भी लोगों के लिए, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं, अकेला है, मम्मी पापा हैं, किसी के लिए भी जो पॉलिसी ले रहा है, उसके अगेंस्ट जो पैसा पे करना है उसको, हो सकता है 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जो भी अमाउंट कस्टमर को पे करना है, दैट्स कॉल्ड प्रीमियम। उसका मीनिंग होता है प्रीमियम। तो जो अमाउंट कस्टमर को पे करना है उसको प्रीमियम कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, जो भी अमाउंट पे करेगा कस्टमर उसको हम प्रीमियम, ये वर्ड्स इसीलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि जब आप, हम लोग प्लान्स की ट्रेनिंग देते हैं, जब आप अपने कस्टमर के पास जाएंगे तो आपको इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है मेजरली, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और कस्टमर्स के लिए भी। नेक्स्ट, एज ऑफ एंट्री।
एज ऑफ एंट्री बता देती हूँ आपको। ये एज ऑफ एंट्री का मीनिंग होता है पॉलिसी लेने की एक्चुअल डेट, सही डेट क्या है। अगर कोई कस्टमर पॉलिसी लेना चाहता है तो क्या एज होनी चाहिए उसकी, एज क्या क्या होनी चाहिए वो हम आगे बात करेंगे, प्लान्स में बात करेंगे। लगभग कम अगर बात करूँ तो कंपनी 18 साल से स्टार्ट कर देती है पॉलिसी देना। 18 साल के पर्सन को हम पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम कितनी एज है वो प्लान वाइज है, हम लोग प्लान में डिस्कस करेंगे। अभी हम एज ऑफ एंट्री की मीनिंग समझ रहे हैं कि ऐसी कौन सी एज है जिसमें हम कस्टमर पॉलिसी ले सकता है, हम अपने कस्टमर को पॉलिसी दे सकते हैं। तो वो एक्चुअल एज है 18 इयर्स की। 18 साल से हम अपनी पॉलिसी देना स्टार्ट कर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाइल्ड एज का होगा। हाँ, चाइल्ड एज है हमारे यहाँ पे जिसमें बच्चे, मैंने मेजर की बात की तो 18 साल से स्टार्ट हो गया। चाइल्ड भी तो है, ऐसा थोड़ी ना कि 18 साल के ही लोगों को पॉलिसी देंगे। अगर किसी के 14 साल, 5 साल, 6 साल है, 4 साल किसी का बच्चा, तो क्या हम उनको पॉलिसी नहीं देंगे? देंगे। तो उसकी भी एक एज है चाइल्ड एज। मिनिमम कौन से डेज से बच्चा कवर हो जाता है पॉलिसी में, कितने डेज के बच्चे को या कितने महीने के बच्चे को हम पॉलिसी दे सकते हैं, तो वो प्लान वाइज डिस्कस करेंगे। सिर्फ मीनिंग समझना है। चाइल्ड एज मीन्स बच्चे की एज, क्या एंट्री एज है बच्चे की जो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। देखिए यहाँ इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे मेजर क्वेश्चन है जो जितने भी न्यू एजेंट्स जो बनते हैं वो मेजरली हम लोगों से ये चीज कंफर्म करते हैं कि मैम ये फैमिली फ्लोटर क्या है, फैमिली फ्लोटर किसे बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए, इंडिविजुअल मीन्स अकेला, अगर कोई पर्सन, अकेला पर्सन पॉलिसी लेना चाहता है। फैमिली फ्लोटर मीन्स फैमिली, अगर कोई अपने साथ अपनी वाइफ को कवर कर रहा है, अपने साथ अपने बच्चों को कवर कर रहा है, या अगर इसकी किसी बच्चे की एज छोटी है वो अपने साथ अपने मम्मी पापा को कवर कर रहा है, मम्मी पापा और बच्चों की पॉलिसी है, तो इट्स कॉल्ड फैमिली फ्लोटर। हम लोग उसे फैमिली फ्लोटर बोलते हैं। फ्लोटर पॉलिसी फैमिली की पॉलिसी है। और अगर कोई इंडिविजुअल अपने लिए पॉलिसी ले रहा है, सिर्फ एक अकेला पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, डजंट मैटर, अगर कोई अकेला पर्सन अपने लिए पॉलिसी ले रहा है तो इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल, कि वो इंडिविजुअल पॉलिसी है। और जो अपने साथ वाइफ और बच्चों को कवर कर रहा है तो इसका मतलब वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। तो ये मीनिंग समझ के रखिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बस पीपीटी में इतना ही है, ये बेसिक कीवर्ड्स हैं हमारे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कीवर्ड्स क्लियर हुए होंगे, मीनिंग समझ आया होगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब जब हम लोग किसी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जब तक हमें खुद से इन कीवर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी, हमें ये चीज डिस्कस करनी नहीं आएगी। किसी भी कस्टमर के साथ हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। मैंने पीपीटी क्लोज कर दिया है अभी, लगभग कीवर्ड्स हमारे एंड अप हो चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि मुझे डिस्कस करना है। अब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को ना क्लियर हुआ हो, क्योंकि काफी सारे एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा मुझे, आप लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग लेने में। उम्मीद करती हूँ, एक रिक्वेस्ट मैंने स्टार्टिंग में भी की थी कि अगर मीटिंग लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है, बट अगर कैमरा ऑन होगा ना तो और अच्छा लगेगा। आप लोग जितने भी हैं सभी ने कैमरा ऑफ किया हुआ है। अभी एक सिंगल क्वेश्चन करूंगी तो रिप्लाई नहीं आएगा, मैं कैसे जज करूं आप लोगों से कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी भी है, कीवर्ड समझ आए भी हैं आप लोगों को। रिक्वेस्ट है प्लीज, बेटर रहेगा कि आप लोग प्रॉपर वे में अगर जब भी कभी ट्रेनिंग यस लेते हैं तो थोड़ी देर तसल्ली से बैठ के ट्रेनिंग ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बताइए अब आप लोग कि कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, ना क्लियर हुआ हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी रितेश जी बताइए। मैडम मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई फैमिली ऑप्टिमा अगर पॉलिसी लेता है हस्बैंड वाइफ, और इस दौरान अगर जो वाइफ है वो अगर प्रेग्नेंट है तो वो कैसे कवर होगा उसका बेबी वगैरह? प्रेगनेंसी बेबी कवर नहीं होता है हमारी पॉलिसी में। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कंपनी मैटरनिटी, डिलीवरी या बेबी को कवर नहीं करती है। अगर कोई पर्सन पॉलिसी ले रहा है, पॉलिसी लेने के बाद मान लेते हैं 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने बाद डिलीवरी हुई है वाइफ की, तो वो जब रिन्यूअल आएगा नेक्स्ट ईयर तो अपने बच्चे को एड ऑन करा सकता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं होगा ना मैडम? फर्स्ट ईयर में नहीं होगा। अच्छा फर्स्ट ठीक ईयर है। में वो पॉलिसी में इनबिल्ट कवर होगा 1 लाख रुपए के लिए। वो एक नेक्स्ट उसका फीचर है जो प्लान जी में है। जी। और बताइए सर, और किसी को कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हुआ, कोई कीवर्ड ऐसा जो ना क्लियर हुआ हो, डिस्कस कर सकते हैं। आज मुझे अच्छा लगा, कुछ नए एजेंट्स हमारे साथ हैं। संदीप जी हैं, उनका संदीप सोमवंशी जी, नया कोड आया है आपका, एक ये F69A00E1 एक कोड है यहाँ पर। प्लीज नाम बता दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे आपका नाम जान के। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज नाम, अपना शुभ नाम बता सकते हैं आप मुझे। यहाँ पर F69A00E1 कोड शो हो रहा है मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं। ओमकार जी हैं, श्वेता है, प्रशांत जी हैं, प्रवीण जी हैं, सुनील ओके, संदीप यादव हैं, हेमंत हैं। और प्रशांत जी आपको आयुष ट्रीटमेंट समझ नहीं आया,
चलिए आयुष ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आयुष ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। ये कुछ ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, सभी को एलोपैथिक दवाइयां सूट नहीं करती हैं। अगर कोई कस्टमर को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सूट करता है तो कस्टमर अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसे बोलते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो कंपनी कवर करती है, जिसमें हम आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक की 4 तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कंपनी कवर करती है। क्लियर है आप संदीप जी आपको? चलिए वेरी गुड। संदीप यादव जी भी एक हमारे पास, और एक हमारे साथ हैं संदीप सोमवंशी जी। ओके, नेक्स्ट गैलेक्सी J2 है हमारे साथ में। ये प्लीज नाम बता दीजिए अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो। गैलेक्सी J2 कोर। चलिए कोई बात नहीं, अब बताइए अगर यहाँ तक क्लियर है। हेमंत शर्मा जी बताइए। जी हेमंत जी बताइए। मैम मेरे कहने को मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसी थोड़ी टिप्स दो, जैसे हमें किसी से अपॉइंटमेंट लेनी तो कैसे बात करनी है, या किसी बंदे के पास हम खड़े तो हमें उससे कैसे बात करनी है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्योंकि डायरेक्ट मैं किसी से बोलता हूँ इंश्योरेंस करवा लो तो वो मुंह फेर लेता है, मैंने ऐसा कई बार देखा है। ठीक है, कोई बात सुनता ही नहीं है मेरी। तो ऐसी कोई टिप्स दे दो हमें जिससे वो हमारी बातों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब हम कभी किसी से बात करते हैं ना, तो हमें सामने वाले की जवाबदेही, जैसे मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को कि मैं बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, आप लोगों से क्वेश्चन करती तो रिप्लाई किसी का नहीं आता। तो आपको इस तरीके से बात करनी है कि सामने वाला आपको आंसर करे। ऑलवेज आंसर करना आना चाहिए। आप सामने वाले से पूछे आप हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते हैं क्या? ये मत बोलो ले लो, मत बोलो ले लो, उसको शेयर ही मत करो। आप उससे पूछो आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते हो क्या? तो बताएगा आपको कि हाँ करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर नहीं करता है तो फिर बताइए कि देखो हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, इसमें ये चीज़ें कंपनी कवर करती है, ये बेनिफिट्स हैं। अगर नहीं उसने आपको आंसर किया तो, अगर उसने आंसर किया कि हाँ मैं करता हूँ, तो आप क्या बस चुप होके बैठ जाओगे कि नहीं वो तो यूज़ करता है जी, मैं क्या बताऊँ उसको? नहीं, उसको बताओ सर कौन-सी कंपनी का यूज़ करते हो? वो कंपनी बताएगा। अच्छा कितने लाख का यूज़ करते हो? तो वो बताएगा 3 लाख, 5 लाख, बहुत हद मार के 10 लाख, इससे ऊपर की पॉलिसी जल्दी से किसी के पास मिलेगी नहीं। तो आप उसको बताओ अरे सर ये तो बहुत छोटे से अमाउंट की पॉलिसी है। 3 लाख क्या होता है ना, एक बार हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 3 लाख एक बार में ही बराबर कर देते हैं, खत्म एक बार में ही पैसा। उसको बताओ सर 3 लाख तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। कोरोना में हम लोगों ने 7-7 लाख 10-10 लाख के क्लेम हमारे सामने सेटल हुए हैं, हमने खुद सेटल करवाए हैं। तो उसको बोलो सर 3 लाख की पॉलिसी बहुत छोटी है, इसको बड़ा करवा लो। आपको आपके पास सारे प्लान्स हैं, क्लियर हैं। आप बताओ अपनी पॉलिसी को हमारी पॉलिसी में पोर्ट कर लो स्टार हेल्थ में। पूछो उससे कि इसकी रिन्यूअल डेट कब आ रही है। आपको बताएगा जी मेरी रिन्यूअल डेट 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आगे की है। रिसेंटली अगर जिस भी दिन आप बात कर रहे हो रिसेंटली उससे कुछ दिन आगे की है, सपोज 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हार्डली 45 दिन आगे की होगी तो आप सेम टाइम पे पोर्ट कर सकते हो। अब वो आपको बता रहे हैं 6 महीने आगे की है, तो बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, 6 महीने बाद इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसके लिए टॉप अप पॉलिसी ले लो, सुपर टॉप अप ले लो इसको। 3 लाख की पॉलिसी को 28 लाख की पॉलिसी बना लो, हार्डली 6-7 हज़ार का प्रीमियम ही जाएगा आपका। नॉमिनल प्रीमियम पे करना है और 25 लाख का बेनिफिट और मिलेगा। आप उसको ये पिच कर सकते हो। हार्डली 6 या 7 हज़ार में कौन मना करेगा कि 25 लाख का बेनिफिट कंपनी दे रही है। 25 लाख, जो उसकी खुद की पॉलिसी सिर्फ 3 लाख की होगी, सिर्फ 5 लाख की होगी, उसको 25 लाख का बेनिफिट कंपनी दे रही है। 5 से 6 हज़ार, 7 हज़ार, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का प्रीमियम जल्दी से नहीं आता है। ये आप बोल सकते हो। चलो उसने ये भी बोल दिया कि मेरी पॉलिसी मैंने सुपर टॉप अप भी लिया हुआ है, तो उसको बोलो सर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो नहीं लिया होगा ना आपने? अब उसको अपना एक्सीडेंटल प्लान बताओ। आपको कोई बोल रहा है कि मैंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो आप उसको नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल कैश प्लान बताओ कि सर हॉस्पिटल कैश ले लो, एनहांस पॉलिसी हमारी बहुत जबरदस्त पॉलिसी है, 5,000 रुपए पर डे मिलता है। ये बेनिफिट्स आपको ये इस तरीके से जज करना है आपको अपने कस्टमर को। एक कस्टमर अगर आपको मिला है, छोड़ना नहीं है उसको बिना प्लान सेल किए, ये आपको बताना आना चाहिए। इसी चीज़ की हम लोग ऑलवेज़ ट्रेनिंग देते हैं कि अगर किसी ने बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो है, सिर्फ़ सुन के छोड़ना नहीं है उसको। तो पकड़ के रखो, कोई और प्लान सेल कर दो, प्लान्स की कमी थोड़ी है हमारे पास, बहुत सारे प्लान्स हैं। क्लियर है हेमंत जी और आपको? मैम अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लो, उससे बात करो कस्टमर से। जब आपसे कस्टमर सुनेगा, समझेगा, आपने उसको बताया हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, सुपर टॉप अप लेना है या हॉस्पिटल कैश लेना है, एक्सीडेंटल पॉलिसी लेनी है, उससे बोलो बताओ सर कब मिलने आना है आपके पास? कब बैठ के बात करेंगे? टाइम बताओ कितने बजे का टाइम आपके पास अवेलेबल है? तो बताएगा आपको। मैसेज डालो कस्टमर को, फ़ोन करो कस्टमर को। अगर वो नहीं आपको वो करता है ना रिप्लाई, सपोज़ कहीं न कहीं कस्टमर ऐसे भी निकल कर आते हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं, बाद में कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए या माइंड चेंज हो गया, तो ठीक है।
उसको रेगुलरली एक दो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके के इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो हम लोग अपने स्नैपशॉट्स भी शेयर करते हैं, योगेंद्र वर्मा जी स्टेटस भी लगाते हैं, उस तरीके के स्टेटस उसको भेजते रहो। जिस दिन उसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा वो आपके पास दोबारा निकल कर आएगा कि यार ये तुमने पॉलिसी बताई थी, बताना जरा अच्छी पॉलिसी है। जी मैम। तो बोलो सर कभी इमरजेंसी होगी ना और आपको 5 लाख 6 लाख 10 लाख कभी इमरजेंसी में जरूरत होगी तो फोन करके देख लेना एक बार अपने किसी भी रिलेटिव को, क्या कोई उठ के आएगा आपको देने के लिए। ये सारे पॉइंट्स बोलोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में क्लिक करेंगे और जब ये बात क्लिक करेगी तो वो इंश्योरेंस भी लेगा आप लोगों से। मैडम पॉलिसी लेने का मैक्सिमम एज कितना है? मैक्सिमम एज देखिए, अगर हाँ। मैक्सिमम एज की बात करती हूँ तो मैक्सिमम एज हमारे यहाँ 75 ईयर्स तक है। 75 साल तक हम पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है ठीक है। बट वो प्लान वाइज डिपेंड करता है, किसी प्लान में 40 भी है, किसी में 65 भी है और किसी में 75 है, तो वो हम लोग प्लान वाइज डिस्कस करेंगे। बट मैक्सिमम एज 75 है। 75 है, वो 75 से ऊपर पॉलिसी नहीं मिलता है ना? नहीं। ठीक है स्टार हेल्थ में तो नहीं दे सकते। ठीक है मैडम। ये तो क्लेम का प्रोसेस कैसा है मैडम? देखिए क्लेम का प्रोसेस जैसे मैंने पहले भी बताया जब मैं कीवर्ड्स डिस्कस कर रही थी, अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है, कोई कस्टमर है नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने गया है तो फिर वहां तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है, कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। बट इमरजेंसी में कस्टमर अगर किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गया है ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो वहां कस्टमर को अपनी पॉकेट से पैसा पे करना है। जो भी क्लेम अमाउंट होगा 50,000 40,000 लाख जो भी कस्टमर का लगेगा वो कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना है, खुद पे करना है। बट वो अगर सारे बिल्स कस्टमर अपना सारे बिल्स संभाल के रखेगा, सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सारे बिल ओरिजिनल बिल्स चाहिए कंपनी को, वो सारे बिल सारे रिपोर्ट्स इंडोर केसेस पेपर्स वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वो, और बिल के साथ में और क्लेम फॉर्म के साथ कैंसिल चेक आईडी प्रूफ ये डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को चाहिए होता है। इसके साथ अगर आप कंपनी में क्लेम फाइल करते हो कि ये पैसा हमने पे किया है इस क्लेम के रिगार्डिंग, वो सारा पैसा कंपनी आपको कस्टमर को रिफंड कर देती है। मैडम ये बिल्स डायरेक्टली कुरियर करता है और कोई ऐप कोई है ना? देखो एप्लीकेशन तो नहीं है, कोरियर करना होगा आपको। आप मैं आपको एड्रेस शेयर कर दूंगी। 2 तरीके के एड्रेस हैं, चाहे तो आप हमें भी शेयर कर सकते हैं, चाहे हमारा चेन्नई ब्रांच है डायरेक्टली हेड ऑफिस से आप वहां भी शेयर कर सकते हैं, या आपके नियर बाय अगर ब्रांच है और क्लेम के रिगार्डिंग आपको इमरजेंसी है तो आप वहां पर विदाउट रिसीविंग नहीं जाएंगे, रिसीविंग लेकर ही अगर आप वहां जाएंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। क्लेम अगर जमा कराना है वहां पर तो क्लेम जमा करा सकते हैं लेकिन रिसीविंग के साथ, क्योंकि अगर आपने किसी को ऐसे ही क्लेम डॉक्यूमेंट दे दिए और वो इधर उधर मिस हो गए फिर आप ढूंढते रह जाएंगे और कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचेंगे। तो बेटर है अगर आप हमारे साथ डील करेंगे, मेरे को यहाँ भेजेंगे ना डिपार्टमेंट्स में क्लेम भेजेंगे तो मैं यहाँ से क्लेम डिपार्टमेंट में क्लेम शेयर करूंगी और उसके बाद उसका पूरा फॉलोअप भी होगा इस क्लेम का क्या हुआ। आपके पास एक ट्रस्ट फैक्टर होगा कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट एक सही जगह पहुंचा। क्या कह रहे हैं सर आप? आवाज नियर बाय नहीं ब्रांच जो है हमारे स्टार हेल्थ का कहाँ? मैडम मैं ये बोल रहा हूँ नियर बाय ब्रांच से कहाँ पर है, ये कैसे हम सर्च करेंगे? सर आपको नियर बाय ब्रांच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको डायरेक्टली जो भी डिस्कस करना है आपको हमारे साथ मेरे साथ वर्मा जी के साथ डिस्कस करना है। ब्रांच की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। कोई भी क्लेम डॉक्यूमेंट होता है तो वो डायरेक्टली मुझे शेयर जी करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कोई भी सर्विस रहेगी आपकी तो सर्विस हमारे जो हम आप लोगों की जो हेड ब्रांच है वो गुड़गांव है, यहीं से आपकी सारी सर्विसिंग हो। ओके, अगर नॉन हॉस्पिटलाइज क्लेम है हाँ, तो कितने दिन में वो क्लेम करना चाहिए? नॉन हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं या नॉन नेटवर्क में गए हैं? नॉन नेटवर्क में, हाँ नॉन अच्छा, नेटवर्क। नॉन नेटवर्क में गए हैं तो देखिए टाइम लगता है। अगर कस्टमर ने अपना क्लेम जो है वो फाइल किया है और उसमें कोई पेंडेंसी नहीं है तो हार्डली 15 से 20 दिन के अंदर कंपनी क्लेम सेटल कर देती है। बट डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई पेंडेंसी आई है तो कंपनी पहले मेल करेगी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स ये पेपर्स आपके पेंडिंग हैं। कस्टमर से कहा जाता है कि अपने ये डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए, तो कस्टमर अपने वो डॉक्यूमेंट भेजेगा। तो देखो प्रोसेस के ऊपर टाइम लगता है, जेन्युइनली बात करूँ तो 1 महीने का टाइम लगा के रखिएगा, 1 महीने का टाइम लगभग लग जाता है। हेलो जी रितेश जी बताइए। मैडम, मैं ये पूछ रहा अगर किसी कस्टमर की पहले से अगर स्टार में पॉलिसी चल रही है और अगर उसको मैडम अगर अपने को उसका सम एश्योर्ड उसको मैम 10 लाख करवाना है, अगर उसका 3 या 4 पड़ लग रहा है तो वो कैसे होगा मैडम? सर देखिए अगर किसी ऑलरेडी किसी अदर कोर्ट से अदर ब्रांच से पॉलिसी चल रही है तो उसके जी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको प्रीवियस एजेंट जो है वो आपको एनओसी दे और आप उसे अपने कोर्ट में बुक कर लें, या फिर उस पॉलिसी को आप वहीं छोड़ दीजिए, कस्टमर को बोलिए नई पॉलिसी आपसे लेंगे। जी ठीक है, अगर कस्टमर इसमें भी एग्री नहीं होता है तो आप उसे सुपर टॉप अप दीजिए अपने थ्रू, क्योंकि प्रीवियस पॉलिसी है 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी चल रही होगी, जी ठीक है, या 10 लाख की होगी। अब कस्टमर अपना सम एश्योर्ड एनहांस करना चाहता है
तो एनहेंस जी। करेंगे तो वो आपके कोड में बुक नहीं होगा, सेम प्रीवियस एजेंट के कोड में चली जाएगी पॉलिसी, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अपने कस्टमर को बोलिए अगर वो नई पॉलिसी आपसे लेता है फ्रेश एज़ अ फ्रेश केस तो वेल जी। एंड गुड लेता है तो। अगर नहीं लेता है तो इस केस में आप कस्टमर को बोलिए उस पॉलिसी को वैसे ही चलने दीजिए, मैं आपको सुपर टॉप अप बता रहा हूँ, आप वो पॉलिसी लीजिए। तो आप जो सुपर टॉप अप देंगे उनको वो आपके कोड में बुक होगा, उसका पे आउट लेकिन मैडम इससे तो अगर कस्टमर जैसे 2 या 3 साल से उसका चल रहा है मैडम, तो उसका जो अगर जैसे कोई बोनस ना हुआ तो उसका एनसीबी वगैरह सब वेस्ट हो जाएगा ना मैडम, अगर फ्रेश बिल्कुल करेक्ट फ्रेश सर, फ्रेश बिल्कुल। करूंगा तो फ्रेश फ्रेश पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेश में मैडम मेरा ही तो फायदा है ना मैडम, कस्टमर का तो कोई फायदा नहीं है ना मैडम। नहीं सर, वो अगर पहले से स्टार्ट से ही चला रहा हो भले ही पॉलिसी, उससे भी कोई मतलब नहीं मैडम। कोई मतलब नहीं है सर। देखो 2 चीज़ें होती हैं, अगर कस्टमर फिट एंड फाइन है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे फ्रेश भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जी। हाँ, अगर किसी को पुरानी बीमारी है, किसी का 4 साल से पॉलिसी चल रहा है और अब सब कुछ कवर्ड है उसका पॉलिसी में, तो फिर मैं भी यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि पॉलिसी ना ही खराब करें क्योंकि कस्टमर का भला आप लोगों के हाथ में ही है। एक जी। कस्टमर के लिए आपने अगर अच्छा किया होगा तो ऑफ कोर्स वो आपको आगे भी अपने रेफरेंसेस देगा, कहीं न कहीं क्लोजिंग देगा आपको निकाल के, कस्टमर देगा, कोई अदर प्रोडक्ट लेगा, फैमिली में अदर पॉलिसीज़ लेगा आपसे। तो बेटर जी। है अगर किसी को पुरानी बीमारी है और जिसका ऑलरेडी कवर्ड अब स्टार्ट हो चुका है कवरेज, तो आप वो पॉलिसी खराब ना करें। कस्टमर को बोलो आप सुपर टॉप अप ले लो, एक्सीडेंटल ले लो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप ले सकते हैं, जी। ठीक है? ठीक। जी मैडम, अगर ठीक। कोई फिट एंड फाइन है, तो फिर आप उसको फिट एंड फाइन कस्टमर को बोलिए कि फिर वो आपसे फ्रेश केस ले सकता है, फ्रेश पॉलिसी ले सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैडम, जी। ठीक। और एनओसी का क्या है मैम? एनओसी का अगर आप प्रीवियस किसी की साथ हेल्थ की पॉलिसी चल रही है, तो आप अपने प्रीवियस एजेंट को बोलिए, कस्टमर के एजेंट को कि आप वो एनओसी मेल पर एक एनओसी लिख के देना होता है कि ये इनका ये पॉलिसी नंबर है और ये हमारे थ्रू चल रहा है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिसी अब आप अपने कोड में बुक कर लो। तो ये वो पॉलिसी देगा ही नहीं मैडम वो। ऑफ कोर्स नेचुरल। 95% एनओसीज़ नहीं मिलती हैं, जेन्युइनली बताऊँ क्योंकि सभी एजेंट्स को कहीं न कहीं पे आउट आता है, तो वो जल्दी से देगा नहीं। बट फिर भी कई बार फैमिली मेंबर होता है, कोई फ्रेंड होगा जिसने कोड लिया होगा और वो एनओसी देने के लिए अगर एग्री है, तो ठीक है आप एनओसी ले लीजिए, हम लोग ट्राई कर सकते हैं उसको आपके कोड में बुक करने के लिए। कोशिश है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एजेंट से ही मतलब नहीं होता है, प्रीवियस ब्रांच भी जल्दी से अपना वो पॉलिसी शिफ्ट नहीं करती है। ब्रांच से अप्रूवल भी मैंडेट है, बहुत ज़रूरी है। तो श्योरिटी नहीं है हाँ, बट एफर्ट्स कर सकते हैं आप लोगों के लिए। श्योरिटी नहीं है। बेस्ट है मैडम, फ्रेश ही करें वो ज्यादा बेस्ट है। अगर कोई फिट एंड फाइन है तो फ्रेश करने में कोई बुराई नहीं है। जी। अभी हमारे साथ वर्मा जी हैं, तो 5 से 10 मिनट सर भी हमारे साथ में जॉइन करने वाले हैं। आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों में काफ़ी लोग न्यू हैं। तो प्लीज़ सर एक बार प्लीज़। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये एक राइट फीडबैक है और पर्पस क्या है कि हम लोग एक बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ और आपको उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जहां तक शायद ही कोई पहुंच पाता है। और वो ना आप लोगों के साथ के द्वारा ही होगा। जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़ के मिल के काम नहीं करेंगे, हम लोग आपस में वो बॉन्डिंग और वो रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे। मैक्सिमम टाइम कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, पुराने लोग तो हमें सब जानते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। जो नए हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जब भी हिमाक्षी कॉल करें या मेरा कॉल आए या किसी का भी, तो हमारा एक बेसिक कर्टसी है कि आपको रिप्लाई जरूर करना है। आप चाहे उस मीटिंग में ज्वाइन करें या नहीं करें, आपका रिप्लाई आना इज मैंडेटरी। ये समझ लीजिए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता कि आपके पास मैसेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हम लोग सबको 1 टू 1 मैसेज नहीं भेजते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट होती है जिसमें एक लिस्ट में 256 लोग ऐड हो सकते हैं। अभी हमारे पास 3 लिस्टें चल रही हैं, 450-500 एजेंट हैं जिसमें हम लोग 1 टू 1 उनको मैसेज भेजते हैं। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास फीडबैक आने से मुझे पता चलेगा मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं। आज हमारी 3 मीटिंग है और तीनों ही बहुत शानदार मीटिंग होगी। आप सभी, क्योंकि वो बहुत शानदार और बढ़िया होने वाली है, ये मुझे फॉर श्योर गारंटी है। उसमें कहीं कोई इफेक्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा। और नॉलेज से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कहीं भी कोई कंसर्न है तो 1 टू 1 भी अलग से भी कॉल कर सकते हैं, या कोई बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो अलग से भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और प्लीज हेजिटेट ना करें, कभी किसी को ऐसा ना लगना चाहिए कि कुछ हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस एजेंट है, उनके सामने अगर मैं बेसिक चीज पूछ लूंगा तो कहीं कुछ अलग तो नहीं लगेगा, कहीं कुछ डिफरेंट तो नहीं लगेगा, कहीं कोई हंसेगा तो नहीं। यहाँ पर सभी जीरो से शुरू हुए हैं, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। और जो पुराने एजेंट है वो अच्छे से जानते हैं, संतोष जी और अपना काफी लोग हैं जो हमारे साथ, अंकित जी जो काफी टाइम से शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित जी,
तो किसी को भी डाउट नहीं रखना है, किसी को भी कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि जब तक नॉलेज पूरी नहीं होगा ना आप लोग आगे नहीं बढ़ने वाले। नॉलेज हैज टू बी कंप्लीटेड, आधी अधूरी नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थैंक यू हिमाक्षी, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना हो, कोई और ऐसी क्वेरी हो, जिस तरह से कोई डिस्कशन करना हो जो हिमाक्षी से रह गया हो, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑल्सो ओपन फॉर दिस। क्या ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है हिमाक्षी, प्लीज टेकिंग केयर ऑफ। ओके सर।